हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले विस्तार पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं प्रदेश की 4 इस वक्त की बड़ी खबरें। तो बड़ी खबरें हैं, कटनी में प्रदेश के सबसे ऊंचे आरओबी का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने। सीएम शिवराज ने बिजली बिल राहत योजना भी शुरू कर दी। पीडीएस दुकानों में अन्न उत्सव बना और आज से बीजेपी का सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू हो गया। ये प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरें। सबसे ऊंचा आरओबी लोकार्पित हो गया है। बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत हो गई है। पीडीएस की दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया गया और सामाजिक न्याय पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है आज से। कटनी में शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे रेल ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। 85 करोड़ की लागत से बनने वाला ये आरओबी जो था 1.5 किलोमीटर लंबा है। ब्रिज पर शोर में कमी लाने के लिए नॉइज बैरियर्स लगाए गए। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कटनी के लोगों को जिला अस्पताल के नए भवन की सौगात दी। अस्पताल का जो नाम है वो विधायक संजय पाठक के पिता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र पाठक के नाम पर रखा गया। 8 करोड़ की लागत से इस अस्पताल को पाठक परिवार अपने खर्च पर बना रहा है। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो आज एक नहीं कई सौगातें मिली हैं कटनी को, जिसमें एक तो सबसे ऊंचा आरओबी बनकर तैयार हो गया, इसके लोकार्पित किया, और दूसरी तरफ जो जिला अस्पताल है उसमें एक अत्याधुनिक अस्पताल की यूनिट बनकर तैयार होगी। पूरा भवन बनकर तैयार होगा। तकरीबन 8 करोड़ का इसमें खर्च आएगा और स्थानीय विधायक संजय पाठक इसे अपने खर्चे पर बनवा रहे हैं अपने पिता की स्मृति में। उनके पिता सत्येंद्र पाठक पूर्व मंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर यह अस्पताल की यूनिट बनकर तैयार होगी जिला अस्पताल परिसर में, जिसका आज भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। और दूसरी तरफ सबसे ऊंचा आरओबी जिसमें नॉइस घटाने को लेकर इंतजाम किए गए वो भी बनकर तैयार है और उसका लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने की कवायद में जुटी है। बीजेपी ने आज से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलाने का ऐलान किया। इस अभियान की तैयारी और कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के सभी सांसद विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने संबोधित किया। अभियान के तहत गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मुलाकात करेंगे। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर हर बूथ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कांग्रेस के अंबेडकर जयंती मनाने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को गांधी जयंती मनाने पर ध्यान दे तो शायद बेहतर होगा। वीरी शर्मा ने कहा कि अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या किया ये पूरा देश जानता है। क्योंकि सामाजिक न्याय पखवाड़ा है पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम जमीन पर बूथ बूथ पर हर घर तक, हर हितग्राही तक पहुंचने का काम और प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो तंत्र है वो कर रहा है। गांधी जी जिनके नाम पर जिंदगी भर कांग्रेस खाती रही, अरे गांधी जी के बारे में ही कुछ कर लेते तो कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए कि जरा गांधी जी को कभी देख लें, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान गोपनीय सर्वे करा रहा है, जिसमें संगठन के कामकाज और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत खंगाली जा रही है। सर्वे की भनक सरकार और संगठन को तब लगी जब रिपोर्ट आलाकमान तक पहुंच गई।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा विधायकों को टिकट देने का आधार माने जाने वाले सीक्रेट सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। खबर है कि बीजेपी आलाकमान ने गुपचुप तरीके से विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सर्वे की खबर ने विधायकों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। खबर है कि सर्वे टीम ने भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचकर अलग अलग समाज और वर्ग के लोगों से बात कर तय बिंदुओं पर जानकारी जुटाई है। इसमें सरकार की योजनाओं की मैदानी हकीकत का ब्यौरा भी लिया गया है। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया से संगठन और सरकार को दूर रखा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि कुल मिला के ये सारी बातें अभी फिलहाल करना बेमानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी आंखें होती हैं, बहुत सारी दृष्टि होती है, और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे बाकी संगठन के लोगों का हमेशा फीडबैक जो है भारतीय जनता पार्टी के पास तैयार रहता है। अभी फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया प्रचलन में ऐसी कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। दरअसल 2018 में दूध की जली बीजेपी 2023 से पहले छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है, क्योंकि महज आधा दर्जन सीटों के चक्कर में उसके हाथ से सत्ता की चाबी फिसल गई थी। लिहाजा आलाकमान उससे सबक लेते हुए सत्ता, संगठन के कामकाज और पब्लिक इमेज को लेकर बेहद एहतियात बरत रहा है। वहीं इस सर्वे को कांग्रेस अपने पक्ष में मानकर चल रही है। बीजेपी इसलिए सर्वे करवा रही कि नेताओं में आपस में बहुत झगड़े चल रहे हैं और कार्यकर्ता बहुत उदासीन है, इसलिए कि उसको बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि उनको इसलिए सर्वे करवाना पड़ रहा है कि आने वाला भविष्य बीजेपी का मध्य प्रदेश में अंधकार में है और बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। आलाकमान की गोपनीय रिपोर्ट का असर जल्द ही सत्ता और संगठन के फैसलों में दिख सकता है। यही नहीं, पार्टी इस बार कई नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। पिछले चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बीजेपी कांग्रेस से करीब 1% ज्यादा वोट पाने के बाद भी सत्ता से बाहर हो गई थी। लिहाजा इस बार वो गलती की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के सर्वे आगामी चुनाव में टिकट का आधार बनेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। प्रदेश के विकास के लिए अक्सर राज्य सरकारें एक दूसरे की योजनाओं, नीतियों और फैसलों पर अमल करती हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही दिखता है, लेकिन दूसरे राज्यों की नीतियों, फैसलों और योजनाओं को अपनाने को लेकर विवाद भी गहराने लगा है। उत्तर प्रदेश की राह पर मध्य प्रदेश का सफर, इस पर कई बार प्रश्न उठे। मध्य प्रदेश इन दिनों यूपी के रास्ते पर चल रहा है। यूपी की असरदार नीतियों पर MP अमल कर रहा है। पहले यूपी में शहरों के नाम परिवर्तन, फिर फसल खरीदी पॉलिसी, यूपी के गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर मध्य प्रदेश की नदियों का संरक्षण, फिर बाबा का बुलडोजर, तो अब यूपी की स्क्रैप पॉलिसी को भी अपनाया गया है। कुछ दिनों में ये पॉलिसी भी लागू हो जाएगी। गंगा नदी में प्रदूषण मापने के संयंत्रों को नर्मदा समेत दूसरी नदियों में लगाया जा रहा है। अंदर खाने की खबर तो ये है कि पॉलिसी को लेकर दूसरे राज्यों की रिपोर्ट का अध्ययन कराया गया, लेकिन MP ने यूपी के ड्राफ्ट को जस का तस अपना लिया। मध्य प्रदेश में भी नर्मदा जी के ऊपर करीब 6 यंत्र लगाए जा रहे हैं। हमारे खान नदी पर भी 2 लगाए जा रहे हैं। ऐसे सभी नदियों को हम यंत्र के माध्यम से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है यूपी की स्क्रैप पॉलिसी, जिसे MP भी अपना रहा है। पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बगैर फिटनेस नहीं चलेंगे। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बगैर फिटनेस रोक रहेगी। बिना फिटनेस पाए जाने पर वाहन जब्त होंगे। जब्त वाहन स्क्रैप सेंटर के हवाले कर दिए जाएंगे। पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश भर में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। कबाड़ वाहन की कुल रकम का 6% हिस्सा वाहन मालिक को मिलेगा। सर्टिफिकेट से वाहन खरीदने पर टैक्स में 5% की छूट मिलेगी। अनफिट वाहन हटने से हादसे और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत है। देखिए, देश में सभी जगह स्क्रैप पॉलिसी बन रही है, हमारे यहाँ भी स्क्रैप पॉलिसी बनी हुई है और उसको क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग करेंगे। यूपी की राह पर MP के बढ़ते कदमों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी और योगी की भक्ति के लिए ही मध्य प्रदेश अब यूपी की नकल कर रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अच्छी नीति पर अमल किया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है।
आज जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन यूपी की नकल कर रहा है, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी की निगाह में उनके नंबर बढ़ जाएं। लेकिन मोदी जी की निगाह में नंबर बढ़ाने की अपेक्षा उन्हें जनता की निगाह में अपने नंबर बढ़ाने चाहिए, तभी मध्य प्रदेश शासन सफल माना जाएगा। एक जैसा वहाँ गंगा जी हैं या नर्मदा जी हैं तो एक जैसा काम हो सकता है, इसलिए हमने नदियों के संरक्षण के लिए, झीलों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सारे कदम मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज जी की सरकार ने लगातार उठाए। तेरे कदमों पर चलने की ये सजा मिली, रास्ते अंधेरे में भी मिले थे मुझे, तेरे दास्तां भी हजार मिली। किसी शायर की ये लाइनें प्रदेश की सियासत पर फिट बैठती हैं। विकास के नाम पर ही सही, यूपी की ओर बढ़ते एमपी के कदमों की गूंज सियासी गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियों पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया। जबलपुर पहुंचे मोहन यादव ने कहा कि न्यायपालिका में गीता रामायण पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है, तो इनकी शिक्षा देने में क्या हर्ज है। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग इतिहास को जीवंत करने में जुटा है और ये सभी का फर्ज है कि वो अपने धार्मिक ग्रंथों को जाने। अन्य धर्म ग्रंथों को सिलेबस में शामिल करने के सवाल पर मोहन यादव ने कहा कि जो हमारी जड़ों से जुड़े धर्म ग्रंथ हैं उनको सिलेबस में जरूर लिया जाएगा। राष्ट्रीय धरोहर है भगवत गीता और रामचरितमानस, इनके लिए हमारे लिए पाठ्यक्रम में अगर स्थान देंगे तो कहाँ देंगे। उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में बहुत गंभीर है, वो अपना प्राचीन गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत करने में लगा हुआ और इसके आधार पर जो नैतिक शिक्षा से लेकर के सामाजिक चेतना की जो हमारी अपनी अलग है वो जगाते हैं। रायसेन किले के सोमेश्वर मंदिर का ताला नियमित रूप से खोलने की मांग का मामला लगातार गूंज रहा है, गहरा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने की घोषणा कर दी। उमा भारती ने रायसेन के शिव मंदिर में जाने को लेकर कलेक्टर को एक पत्र लिखा, जिसमें जानकारी दी कि वो 11 अप्रैल सुबह 9 बजे सोमेश्वर मंदिर जाएंगी और इसके लिए प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं करे। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी इसको लेकर किए। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने मंदिर का ताला खुलवाने की अपील की थी और इसके बाद से इस पर बयानों की बाढ़ सी आई है। तो ये उमा भारती के एक के बाद एक किए गए ट्वीट हैं। 11 अप्रैल को मेरे साथ वहां जाने वाले लोग पहुंचेंगे, सिद्ध शिवलिंग पर गंगोत्री से लाए हुए गंगा जल को चढ़ाऊंगी, यह ऐलान किया है पूर्व सीएम उमा भारती ने। वहीं शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती के पत्थर फेंक आंदोलन के बाद पूरे प्रदेश में जगह जगह शराब दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जबलपुर में शहरी इलाकों में महिलाओं के प्रदर्शन के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में भी विरोध तेज हो गया। चरगवा के गंगई बरखेड़ा गांव की शराब दुकान पर आज महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर शराब दुकान पहुंचकर विरोध किया और उस दुकान को बंद करने की मांग की। जब संचालक ने दुकान बंद नहीं की तो महिलाओं ने शराब दुकान पर लगे बैनर, पोस्टर और शराब दुकान का बोर्ड वहां से तोड़ दिया, फाड़ दिया। हालांकि महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन पर शराब दुकान संचालक ने थाने में कोई शिकायत नहीं की। चलिए देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। साल 2024 में आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल हुआ। राज्य की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। 24 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सीएम जगन मोहन रेड्डी को सौंपा है। बताया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी में। 11 अप्रैल को कैबिनेट का गठन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र के समापन के बाद कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र और उनके खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं, हम उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी गलत तरह से कार्रवाई करेगी तो महाराष्ट्र ऊपर जाएगा कि उन्हें यहां से भागना ही पड़ेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीआरएफ के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीक और विज्ञान के कारण हमें समय से पहले सूचनाएं मिलती हैं। साथ ही कहा कि दुनिया भर की आपदा के क्षेत्र में एनडीआरएफ ने अपना सिक्का जमाया, कई बार पड़ोस के देशों में जाकर मानवता बचाने का काम भी किया। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग फर्जीवाड़ा जमकर तूल पकड़ रहा है। नर्सिंग परीक्षाओं में आए दिन ठेके पर खुलेआम नकल के वीडियो सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार लोग हैं कि इस पर मौन साधें, हाथ पर हाथ धरे बैठे। इस मुद्दे पर अब सियासत भी हो रही। मुरैना और ग्वालियर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ग्वालियर चंबल में किस कदर नर्सिंग परीक्षा में नकल का खेल चल रहा है। मुरैना में नकल की खबर IBC 24 में दिखाए जाने के बाद जांच कमेटी तो बनी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। ऐसी ही तस्वीर ग्वालियर में दिखी, जहां गजराजा मेडिकल कॉलेज के जयरोग अस्पताल के KRH कैंपस में भी खुलेआम नकल चल रही है। परीक्षार्थी धड़ल्ले से मोबाइल से अलग अलग दिशाओं में नकल करते दिख रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने कैंपस में चल रहे नकल के इस खेल से डीन ही अनजान है, उनकी दलील भी गले नहीं उतरती। क्योंकि कल जब ये चल रहा था तब मेरे को कुछ काम के सिलसिले में मैं शहर में नहीं था, बाहर शासकीय कार्य से गया हुआ था, और वहीं से फिर जब हमें खबर लगी ऐसा हुआ तो हमने इनको चिट्ठी भिजवाई है। ग्वालियर चंबल संभाग नर्सिंग परीक्षा में नकलचियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ नकल माफिया नर्सिंग में एडमिशन लेकर परीक्षा में नकल तक का ठेका लेता है। इसकी एवज में वो नर्सिंग छात्रों से मोटी रकम वसूलता है। इनमें 90% छात्र बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हैं। वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। नकल का जो एक प्रकार से धब्बा हमारे ऊपर लग रहा है, और ये भाजपा का कुशासन है, ये भाजपा के कुशासन की अंतहा है कि एक प्रकार से जो एक स्थिति बनती चली जा रही है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की देखरेख में हो रही जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फर्स्ट ईयर की परीक्षा शुरू से ही विवादों में घिरी है। पहले छात्र परीक्षा केंद्र बनाने में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, और अब संभाग में जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां से नकल की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। निश्चित तौर पे नकल माफिया के खिलाफ सरकार बहुत गंभीर है कार्रवाई करने के, और नकल पर रोक लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही प्रतिभा पैदा करना है, सही लोगों को सामने लाना है, तो जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत कश छात्र हैं, उनका आकलन होना चाहिए। ग्वालियर चंबल में 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जो नियम कायदों के पैमाने पर खरे भी नहीं उतरते, लेकिन रसूख और सेटिंग के दम पर चल रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो आगे हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।